मित्र की पहचान। राजन, जंगल की खामोशी को चीरती हुई बेताल की तीखी हंसी गूंज उठी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनके चेहरे पर अब कोई हैरानी नहीं थी। वो बेताल की हर चाल से परिचित हो चुके थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? पिछली कहानी में तुमने निष्ठा और विश्वास के बीच का रहस्य सुलझाया, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा मित्र कौन होता है और कौन सिर्फ नाम का दोस्त बनकर रहता है। बेताल की आंखों में एक नई शरारत थी। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींचता था। उसने अपने पैरों को राजा के कंधे पर टिकाया और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम था उत्कल। इस राज्य पर राजा धर्मपाल का शासन था। राजा धर्मपाल बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा के दरबार में दो ऐसे लोग थे जिन पर वो आंखें मूंदकर विश्वास करते थे। एक थे उनके सबसे खास मित्र सुधीर और दूसरे थे उनके सबसे वफादार सेनापति वीरसेन। सुधीर एक व्यापारी थे। वो अपने व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। हर बार जब वो यात्रा से लौटते, राजा के लिए नए और अनोखे उपहार लाते थे। वो राजा के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहते थे। राजा धर्मपाल उन्हें अपने भाई से भी बढ़कर मानते थे। वहीं दूसरी तरफ सेनापति वीरसेन थे। वो राजा के लिए कई युद्ध लड़ चुके थे और हमेशा विजय प्राप्त करते थे। वो अपने राजा की हर आज्ञा का पालन करते थे और राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन उत्कल राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा धर्मपाल बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी राजा को याद आया कि उन्होंने अपने दादा से एक पौराणिक कथा सुनी थी जिसमें जीवन जल नाम के एक जादुई झरने का जिक्र था। कहते थे कि ये झरना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर छिपा हुआ था और इसका पानी किसी भी बंजर जमीन को हरा भरा बना सकता था। राजा ने तुरंत अपने मित्र सुधीर को बुलाया और कहा, सुधीर, हमारे राज्य पर संकट आया है। मैं चाहता हूं कि तुम उस जादुई झरने को खोज कर लाओ। ये बहुत खतरनाक और मुश्किल यात्रा है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सुधीर ने तुरंत हामी भर दी। महाराज, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस यात्रा पर अभी निकलता हूँ। सुधीर ने अपनी यात्रा शुरू की और वो अगले ही पल राजा से दूर चला गया। तभी राजा के दरबार में एक विचित्र बाबा आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में एक नक्शा था। बाबा ने कहा, राजन, मुझे पता है कि आप जीवन जल की तलाश में हैं। ये नक्शा उस झरने तक का रास्ता दिखाता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इस यात्रा में कई बाधाएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी बाधा है सच्चाई का कैदी। बाबा ने राजा को नक्शा दिया और गायब हो गए। राजा ने उस नक्शे को देखा। वो उलझनों से भरा था, लेकिन राजा को एक बात समझ आ गई थी कि ये यात्रा उतनी आसान नहीं है जितनी सुधीर को लगी थी। और इस यात्रा पर जाने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम था, उनका सबसे वफादार सेनापति वीरसेन। राजा ने तुरंत वीरसेन को बुलाया। वीरसेन, तुम्हें तुरंत सुधीर के पीछे जाना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे लगता है कि ये यात्रा बहुत खतरनाक है। ये नक्शा लो और सुधीर को ढूंढकर उसके साथ जाओ। वीरसेन ने बिना कोई सवाल किए नक्शा लिया और तुरंत यात्रा पर निकल पड़े। वीरसेन ने राजा को वचन दिया कि वो सुधीर को वापस लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोचिए, राजा धर्मपाल ने सुधीर को क्यों जाने दिया? क्या वो अपने मित्र पर पूरा भरोसा करते थे, या फिर उन्होंने जानबूझकर उसे जोखिम में डाला? और क्या वीरसेन सच में सुधीर की रक्षा कर पाएंगे? दोनों ने अलग अलग रास्तों से यात्रा शुरू की। सुधीर ने सीधे रास्ते को चुना, जहां कई नदियां और घने जंगल थे। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो राजा की नजर में सबसे तेज और सबसे वफादार बनना चाहते थे। दूसरी तरफ वीरसेन ने नक्शे के हिसाब से एक और रास्ता चुना, जो लंबा था, लेकिन उस पर कम बाधाएं थीं। वो जानते थे कि तेज चलने से बेहतर है सुरक्षित चलना। सुधीर ने अपनी यात्रा के दौरान एक नदी पार करनी चाहिए, लेकिन नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। उन्होंने अपने सारे कपड़े और सामान उतारकर अपनी कमर से बांध लिए और नदी में उतर गए। तभी एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। सुधीर ने अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गए और नदी में बहने लगे। तभी वीरसेन उसी नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने सुधीर की चीख सुनी और तुरंत मदद के लिए नदी में कूद गए। उन्होंने सुधीर को किसी तरह नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक सुधीर के सारे सामान और कपड़े बह चुके थे। वीरसेन ने अपने कपड़े सुधीर को दिए और उनके घावों पर जड़ी बूटियां लगाईं। सुधीर ने शर्मिंदा होकर कहा, वीरसेन, मुझे माफ कर दो। मैंने राजा को ये नहीं बताया था कि मुझे तैरना नहीं आता। मैं सिर्फ उन्हें प्रभावित करना चाहता था। वीरसेन ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, ये यात्रा राजा के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए है। हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। नक्शे के हिसाब से इस गुफा के अंदर ही सच्चाई का कैदी रहता था। इस कैदी ने गुफा को एक पहेली से बंद कर रखा था। पहेली थी, जो 2 बार धोखा दे वो कौन है? सुधीर ने तुरंत जवाब दिया, जो एक बार वादा करे और उसे तोड़े। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वीरसेन ने सोचा और कहा, नहीं, ये नहीं है। जो एक बार वादा करे और उसे तोड़े वो धोखेबाज तो है, लेकिन 2 बार धोखा नहीं देता।
वीरसेन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा, जो अपने आप से धोखा करे और फिर दूसरों से भी, वो है। पहेली का दरवाजा खुल गया और वे दोनों अंदर गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। सामने ही सच्चाई का कैदी था। वो एक पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। कैदी ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम दोनों में से कौन सच्चा दोस्त है? मैं तभी तुम्हें जीवन जल तक का रास्ता बताऊंगा जब तुम अपने सबसे बड़े झूठ का खुलासा करोगे। सुधीर ने तुरंत कहा, मैं हूं। मेरा सबसे बड़ा झूठ ये था कि मैंने राजा से कहा था कि मुझे तैरना आता है। कैदी हंसा और बोला, ये झूठ नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। ये सच नहीं है। सच्चा झूठ तो तुम्हारे मन में छिपा है। कैदी ने वीरसेन से भी यही सवाल पूछा। वीरसेन ने सिर झुकाकर कहा, मेरा सबसे बड़ा झूठ ये है कि मैंने राजा से ये कहा था कि मैं सुधीर की रक्षा करूंगा, जबकि मुझे पता था कि सुधीर को मेरे मदद की जरूरत नहीं है और वो बहुत ताकतवर है। कैदी मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ही अधूरे हो। एक सच को स्वीकार नहीं करता और एक सच बोलता है। तुम दोनों में से सच्चा दोस्त कौन है, ये जानने के लिए तुम्हें आगे का रास्ता खुद तय करना होगा। क्या वीरसेन ने सच कहा था कि सुधीर को उनकी मदद की जरूरत नहीं थी, या वीरसेन जानबूझकर सुधीर को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे? और क्या सुधीर का सच में तैरना न जानना ही उनका सबसे बड़ा झूठ था? दोनों ने आगे का रास्ता तय किया। रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन अब वे मिलकर काम कर रहे थे। एक चट्टान पर चढ़ना हो या किसी जंगली जानवर से लड़ना हो, वे एक दूसरे का साथ देते रहे। सुधीर की समझ और वीरसेन की ताकत ने उन्हें रास्ता पार करने में मदद की। अंत में वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। खाई के ऊपर एक पतली रस्सी बंधी थी, जिस पर से गुजरना बहुत खतरनाक था। सुधीर ने कहा, चलो हम साथ में रस्सी पर चलते हैं, लेकिन वीरसेन ने मना कर दिया। नहीं सुधीर, हम एक एक करके ही जा सकते हैं। अगर हम दोनों एक साथ गए तो रस्सी टूट जाएगी। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। सुधीर ने रस्सी पर चलना शुरू किया। जैसे ही वो बीच में पहुंचे, रस्सी हिलने लगी और वे गिरने लगे। तभी वीरसेन ने एक तरफ से रस्सी को पकड़कर खींचा और सुधीर को दूसरी तरफ खींच लिया। सुधीर ने हैरान होकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपनी जान भी तो बचा सकते थे। वीरसेन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम गिर जाते तो क्या मैं राजा को वापस जाकर जवाब दे पाता? राजा ने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित वापस लाऊंगा। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए कि सच्चा मित्र कौन था। वीरसेन ने अपनी जान की परवाह न करके उनकी रक्षा की थी। वे दोनों खाई के दूसरी तरफ पहुंचे। सामने ही जीवन जल का झरना था। वहां एक और बड़ी चट्टान थी, जिस पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग किया हो। सुधीर ने सोचा कि वो अपने धन और दौलत का त्याग कर देंगे, लेकिन ये काम नहीं आया। वीरसेन ने अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी तलवार को त्यागने का फैसला किया। वो अपनी तलवार के बिना कभी युद्ध नहीं जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार रखी, चट्टान का दरवाजा खुल गया। वे दोनों अंदर गए और झरने से जीवन जल ले लिया। अब सोचिए, क्या वीरसेन ने अपनी तलवार का त्याग करके राजा की सबसे बड़ी सेवा की थी, या उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त को बचाया था? इस सवाल का जवाब तुम्हें अगले भाग में मिलेगा। क्या राजा धर्मपाल सच में अपने मित्र और सेनापति को सही से समझ पाए थे? बेताल की हंसी गूंज उठी। तो राजन, अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या राजा धर्मपाल अपने दोनों मित्रों पर सही से विश्वास कर पाए थे, या क्या सुधीर और वीरसेन के बीच का रिश्ता ही इस कहानी का रहस्य है? राजा विक्रमादित्य के मौन को देखकर बेताल ने फिर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी जंगल की शांति को भंग कर रही थी। राजन, मुझे पता था तुम चुप रहोगे। तुमने पिछले भाग में मेरी कहानी पर विचार तो किया होगा, लेकिन इसका रहस्य इतना सीधा नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम जानो कि विश्वास की कसौटी कितनी कठोर होती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हें चौंका देगा। अगर तुमने जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने कंधे पर बेताल को कसकर पकड़ा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहे। बेताल ने अपनी बात जारी रखी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सुधीर और वीरसेन जीवन जल लेकर राजा धर्मपाल के पास वापस लौट रहे थे। वे दोनों एक साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन दोनों के मन में एक सवाल था, क्या राजा सच में उन पर विश्वास करते थे, और क्या उन दोनों में से कोई एक सच्चा मित्र था? रास्ते में उन्होंने एक और बहुत पुरानी और रहस्यमयी गुफा देखी। इस गुफा के बाहर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों जीवन जल लेकर लौट रहे हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। इस गुफा के अंदर एक सच्चाई का दर्पण है, वो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर से मिलाएगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। वे जैसे ही आगे बढ़े, गुफा में रोशनी होने लगी और सामने एक बड़ा सा दर्पण था। दर्पण ने दोनों को अपनी अपनी परछाई दिखाई। सुधीर ने देखा कि दर्पण में उसकी परछाई एक चोर जैसी लग रही थी, जिसके हाथ में धन की पोटली थी। सुधीर डर गया, क्योंकि वो हमेशा से राजा से ज्यादा अमीर बनना चाहता था। उसने डरते डरते दर्पण से पूछा, मैं चोर क्यों दिख रहा हूँ? दर्पण ने जवाब दिया, क्योंकि तुम हमेशा से राजा से ज्यादा अमीर बनना चाहते थे और तुमने अपने सारे व्यापार राजा से छिपाए हैं। सुधीर शर्मिंदा हो गया। तभी वीरसेन ने दर्पण में अपनी परछाई देखी।
दर्पण में वो एक बूढ़ा और कमजोर इंसान दिख रहा था जो अपने राजा से बहुत दूर था। वीरसेन ने हैरान होकर पूछा, मैं बूढ़ा और कमजोर क्यों दिख रहा हूँ? दर्पण ने जवाब दिया, क्योंकि तुम हमेशा से अपनी ताकत और अपनी जवानी पर घमंड करते थे। तुम्हें लगता था कि तुम ही राजा की असली ताकत हो, लेकिन तुम्हें इस बात का डर था कि तुम बूढ़े हो जाओगे और राजा तुम्हें भूल जाएंगे। दोनों को अपने अपने डर का सामना करना पड़ा, लेकिन गुफा से बाहर निकलने के बाद वे दोनों समझ गए कि वे दोनों ही अधूरे हैं। सुधीर ने अपनी लालच को स्वीकार किया और वीरसेन ने अपने घमंड को। उन्होंने एक दूसरे को माफ किया और आगे बढ़े। आखिरकार वे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा धर्मपाल उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों मेरे सबसे वफादार योद्धा हो। तुमने मेरी प्रजा को बचाया है। राजा ने तुरंत जीवन जल को पूरे राज्य में छिड़का और कुछ ही दिनों में सूखे हुए खेत फिर से हरे भरे हो गए और नदियां पानी से भर गईं। प्रजा ने खुशी से राजा और उनके दोनों दोस्तों की जय जयकार की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती राजन, बेताल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। असली कहानी तो अब शुरू होती है। राजा ने एक भव्य दरबार बुलाया। सभी मंत्री, सेनापति और प्रजा उपस्थित थे। राजा ने कहा, मैं आज अपने इन दो महान योद्धाओं का सम्मान करूंगा। सुधीर, तुम एक सच्चे मित्र हो जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करके मेरी आज्ञा का पालन किया। वीरसेन, तुम एक सच्चे सेनापति हो जिन्होंने अपने मित्र की रक्षा की। आज से तुम दोनों को मैं एक एक जादुई उपहार देता हूँ। राजा ने दोनों को एक जादुई तलवार दी। ये तलवारें राजा के पूर्वजों की थीं और कहा जाता था कि वे कभी युद्ध नहीं हारती थी। लेकिन जैसे ही दोनों ने तलवारें लीं, वे तलवारें अचानक चमकने लगीं और हवा में तैरने लगीं। दरबार में मौजूद हर कोई हैरान था। तभी अचानक दरबार में एक जोरदार आवाज गूंजी, राजन, ये तलवार आपकी नहीं है, ये तो किसी और की है। सभी ने देखा कि वो विचित्र बाबा फिर से वहां आ गए थे। बाबा ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम बहुत भोले हो। ये जीवन जल, ये जादुई तलवारें, ये सब एक माया जाल है। राजा धर्मपाल हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या ये सब सच नहीं है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारी प्रजा को अकाल से बचाने के लिए जीवन जल की जरूरत नहीं थी। उन्हें जरूरत थी एक सच्चे राजा की जो अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सके। ये सारा अकाल मेरी ही एक चाल थी ताकि मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों को परख सकूं। बाबा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राजन, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं आपके पूर्वजों का एक गुप्त सेवक हूँ। मेरे दादा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं ये देख सकूं कि आने वाली पीढ़ी का राजा सच में अपने राज्य के लिए योग्य है या नहीं। इसलिए मैंने ही आपके राज्य में अकाल का नाटक किया और आप तक जीवन जल की कथा पहुंचाई। मैंने ही आपको नक्शा दिया और दोनों को अलग अलग रास्तों से भेजा। बाबा ने आगे कहा, मैंने ये भी देखा कि कैसे सुधीर ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला और कैसे वीरसेन ने अपनी जान की परवाह न करके अपने मित्र की रक्षा की। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मैंने ही तुम्हें ये जादुई तलवार दी थी ताकि मैं देख सकूं कि तुम किस पर ज्यादा विश्वास करते हो। राजा धर्मपाल ने पूछा, तो मेरे मित्र और सेनापति दोनों में से कौन सच्चा है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे दोनों मित्र सच्चे हैं, लेकिन तुम अकेले हो। तुम्हें अपने मित्र पर विश्वास करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तुम अपनी प्रजा के लिए क्या कर सकते हो। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तो क्या अब भी अकाल है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, जैसे ही आप बाहर आए, मैंने और दूसरे मंत्रियों ने आपके खजाने से धन निकालकर दूसरे राज्यों से अनाज मंगवा लिया था। अब प्रजा खुश है और उनके पास खाने के लिए अनाज भी है। राजा हैरान रह गए। उन्होंने अपने मंत्री को गले लगाया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। राजा ने अपने मंत्री को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लिया और सुधीर और वीरसेन को सम्मान दिया। लेकिन राजा ने उनसे कहा, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें मेरा मित्र बनाया है, लेकिन एक राजा का सबसे अच्छा मित्र उसकी प्रजा होती है। बेताल ने कहानी खत्म की। उसने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य क्या था? क्या ये रहस्य था कि जीवन जल एक ढोंग था, या ये रहस्य था कि राजा के मित्र भी लालची थे, या ये रहस्य था कि राजा का सबसे अच्छा मित्र कोई और था? सोच समझकर जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेताल, इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य ये था कि राजा का सच्चा मित्र वही था जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा, भले ही राजा को इसका पता न हो। राजा धर्मपाल को लगता था कि उनके मित्र और सेनापति सच्चे हैं, लेकिन वे दोनों अपनी ही कमियों से लड़ रहे थे। लेकिन उनका मंत्री, जिसने बिना किसी दिखावे के सिर्फ राजा और प्रजा के लिए काम किया, वही सच्चा मित्र था। राजा का सबसे बड़ा डर यही था कि वो अपने सच्चे मित्रों को पहचान नहीं पा रहे थे, और इसी डर ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि वो एक राजा के रूप में कैसे काम करे। बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुमने फिर से बोल दिया, अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा।